गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने देखा था फ्लैट स्लैब से रिलेटेड, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब एंड रिब्ड स्लैब। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन स्लैब इज बेस्ड ऑन ए है मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, बी है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सी है मैक्सिमम शियर फोर्स, डी है मिनिमम शियर फोर्स। जो स्लैब और बीम है, इसके केस में स्टील रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग मोमेंट, यानी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे, और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगा वहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट हम कम प्रोवाइड करवाते हैं। सपोज दैट कोई सिंपली सपोर्टेड स्लैब है आपके पास में, ये सपोर्ट विड्थ है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा सिंपली सपोर्टेड के केस में, वो होगा सेंटर पर, और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट है वो होगा सपोर्ट पर। तो इसीलिए हम क्या है कि जब भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो अल्टरनेट बार्स का हम कर्टेल कर देते हैं, यानी ताकि जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, जैसे हमें सपोर्ट पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम कर्टेल कर देते हैं। तो कर्टेल किस तरीके से करते हैं कि एक रेनफोर्समेंट बार है वो फुल लेंथ को कवर करती है, एंड जो सेकंड बार है उसको क्या है कर्टेल कर देते हैं। फिर थर्ड बार है वो फिर से क्या है फुल लेंथ को कवर करती है, और जो फोर्थ बार आएगी उसको फिर से कर्टेल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है बी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए रिब्ड स्लैब, ए है क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रिब्स शैल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर, बी है विड्थ ऑफ रिब शैल नॉट बी लेस देन 75 mm, सी है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब शैल नॉट बी एक्सीड 4 times the width of slab, डी है all options are correct। तो रिब्ड स्लैब में हम देखें, कल के लेक्चर में भी हमने रिब्ड स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने सभी डिस्कस किए थे। आज एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। इस तरीके से रिब्ड होती है, रिब्ड स्लैब होगी, इसको हम बोलते हैं रिब। जिस तरीके से टी बीम में होता है रिब और वेव, उसी तरीके से ये भी क्या होगा रिब होगा। यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये थी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। थिकनेस ऑफ टॉपिंग की बात करें, फ्लैट स्लैब की थिकनेस की बात करें तो ये होती है 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। अगर विड्थ ऑफ इनकी बात करें रिब की, अगर बी से डिनोट कर रहे हैं इसको, तो बी की वैल्यू होती है, ये कभी भी शुड नॉट बी लेस देन 65 mm, 65 mm से लेस देन नहीं होनी चाहिए। और अगर 1 रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 65 mm से ज़्यादा हम कंसिडर करेंगे, और अगर 2 बार या मोर बार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस केस में इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 80 to 100 mm। इसमें जो हम एग्रीगेट साइज यूज कर रहे थे, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज वो है 10 mm। ध्यान रखना है
कि जनरली आरसीसी वर्क के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 20 mm होती है, बट रिब्ड स्लैब के केस में ये वैल्यू 10 mm होगी। नॉमिनल कवर की बात की जाए तो जो 1 वे 2 वे स्लैब के लिए हम यूज करते हैं वो सेम वैल्यू रहेगी नॉमिनल कवर की, यानी 20 mm। इसके बाद में अगर इस डेप्थ की बात की जाए, ये जो डेप्थ आ रही है तो ये क्या है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ रिब। जो विड्थ ऑफ रिब आ रही है उसके 4 टाइम्स से कभी भी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये रिब्ड स्लैब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं। अभी जो ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट जो इसमें गिवन है, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रिब्स शैल नॉट बी ग्रेटर देन 45 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर होता है, यानी ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। बी देखा जाए तो विड्थ ऑफ रिब शैल नॉट बी लेस देन 75 mm। तो जो विड्थ ऑफ रिब है वो शैल नॉट बी लेस देन 65 mm होता है, यानी बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब शैल नॉट एक्सीड 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ रिब। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन ए स्लैब इज 16 mm देन द कॉन्क्रीट कवर ऑफ मेन बार्स इज ए है 15 mm, बी है 12 mm, सी है 14 mm, डी है 16 mm। तो जो स्लैब है उसके लिए जो मेन रेनफोर्समेंट बार है और जो थिकनेस ऑफ स्लैब है उनमें रिलेशन होता है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। एक तो आपको स्लैब के केस में ये कंडीशन ध्यान रखनी है। इसके अलावा पूछा गया है कि जो हम कवर यूज करेंगे वो कितना हम कवर यूज लेंगे स्लैब के केस में। जब डायमीटर है, जो मेन रेनफोर्समेंट बार है इसका जो डायमीटर है वो है 16 mm। तो हमने देखा कि किसी भी केस में स्लैब हो, बीम हो या कॉलम हो, जो कवर हम प्रोवाइड करवाते हैं वो जो डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं बार के उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यानी 16 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 20 mm दिया होता तो 20 mm करेक्ट होता, क्योंकि डायमीटर ऑफ बार और 20 mm विच एवर इज मोर ये हम यूज़ करते हैं ये कंडीशन। इस केस में जो आंसर होगा वो होगा 16 mm, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिकनेस ऑफ ए टॉपिंग ऑफ ए रिब्ड स्लैब वेरीज बिटवीन ए है 3 to 5 सेंटीमीटर, बी है 5 to 8 सेंटीमीटर, सी है 8 to 10 सेंटीमीटर, डी है 12 to 15 सेंटीमीटर। तो जो रिब्ड स्लैब है उसकी टॉपिंग की बात की जाए तो उसकी जो साइज़ है या जो थिकनेस है वो वेरी करती है 5 to 10 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो कोई भी ऑप्शन इस तरीके से गिवन नहीं है। तो देखिए इनका एवरेज अगर हम ले तो ये क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। अब जो भी रेंज दी हुई है उसमें भी हम उसका एवरेज लेकर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो बी की अगर बात करें तो 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.5 आ रहा है यहाँ से। इसी तरीके से अगर 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो वैलिड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी 5 सेंटीमीटर to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम थिकनेस ऑफ ए फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ए है 13 सेंटीमीटर, बी है L/32 for end panel without drop, with drop, C है L/36 for end panel without drop, D है all of these। तो फ्लैट स्लैब की बात करें तो फ्लैट स्लैब में
जो मिनिमम थिकनेस होती है वो होती है 125 mm, 125 mm मिनिमम थिकनेस, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर मान सकते हैं। सेकंड इसमें गिवन है L/32 स्लेब विद ड्रॉप। हमने देखा था कि जो स्पान टू जो डेप्थ रेशियो आता है फ्लैट स्लैब के केस में, वो क्या है, जो टू वे स्लैब होती है, टू वे स्लैब सेम वही वैल्यू होती है। तो टू वे स्लैब के लिए हमने देखा था कि जो L/D रेशियो जो आ रहा था वो था 32 फॉर HYST बार के लिए, और अदरवाइज ये वैल्यू थी 40 माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई, D इजिकल टू क्या आ गया, L/32 स्लेब विद ड्रॉप। अगर विदाउट ड्रॉप की केस की बात की जाए तो इस केस में क्या होता है कि जो ये वैल्यू आ रही है L/D इजिकल टू 40, इसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम HYST के केस में क्या है, इस वैल्यू का हम 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही अगर विदाउट ड्रॉप हम फ्लैट स्लैब को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस केस में हम इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 36, यानी L/36 जब फ्लैट स्लैब को विदाउट ड्रॉप पैनल डिज़ाइन किया गया हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए ऑप्शन, बी, सी यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ए है ए प्लेन सीलिंग, बी है थर्मल इंसुलेशन, सी है अकोस्टिक इंसुलेशन, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ W is load on a circular slab of radius r, then maximum radial moment at center of slab is A है WR स्क्वायर अपॉन 16, B है 2WR स्क्वायर अपॉन 16, C है 3WR स्क्वायर अपॉन 16, D है 5WR स्क्वायर अपॉन 16। सर्कुलर स्लैब के केस में अगर फिक्स्ड एंड है और जो लोड आ रहा है वो UDL है, जिसकी वैल्यू है W किलो न्यूटन पर मीटर, तो इस केस में फिक्स्ड में क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी आएगा एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी आएगा। तो जो पॉजिटिव रेडियल बेंडिंग मोमेंट आएगा एट सेंटर, उसकी वैल्यू होगी WR स्क्वायर अपॉन 16, और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा इसकी वैल्यू होगी 2WR स्क्वायर अपॉन 16। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का आएगा एट सपोर्ट। सपोर्ट पे तो क्या होगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, एंड सेंटर पे क्या होगा, पॉजिटिव रेडियल बेंडिंग मोमेंट। तो सर्कुलर स्लैब गिवन हो और उसमें फिक्स्ड एंड कंडीशन गिवन हो, तो उस केस में जो पॉजिटिव रेडियल बेंडिंग मोमेंट आता है सेंटर पर आएगा वो, और उसकी वैल्यू होगी WR स्क्वायर अपॉन 16, और जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा रेडियल बेंडिंग मोमेंट वो कहाँ पर आएगा, सपोर्ट पे, जिसकी वैल्यू होगी 2WR स्क्वायर अपॉन 16। अगर मैक्सिमम सर्कमफेरेंशियल मोमेंट की बात की जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, WR स्क्वायर अपॉन 16। अगर सिंपली सपोर्टेड हो तो इस केस में जो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट आता है सेंटर पर, सिंपली सपोर्टेड एंड के कंडीशन में मैक्सिमम रेडियल बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो होगी 3WR स्क्वायर अपॉन 16। ये कहाँ पर आएगा, एट सेंटर। इसी तरीके से अगर बात की जाए
कि जो एज पे जो रेडियल मोमेंट आएगा, मैक्सिमम रेडियल बेंडिंग मोमेंट एट एज के लिए पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये सारे डेटा। तो अभी जो बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है उसमें कोई भी एंड कंडीशन गिवन नहीं है, तो इस केस में हम सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे और इस केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3WR²/16। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए सर्कुलर स्लैब carrying UDL, the ratio of maximum negative to maximum positive radial moment is। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर UDL लोड आ रहा हो तो उस केस में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, रेडियल बेंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू है WR²/16 एंड जो नेगेटिव रेडियल बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू है 2WR²/16। तो अभी हमें जो रेशियो पूछा गया है वो है मैक्सिमम नेगेटिव टू, यानी 2WR²/16 डिवाइडेड बाई WR²/16। तो यहाँ से इनका रेशियो आ जाएगा 2। ऑप्शन जो गिवन है ए है 1, बी है 2, सी है 0.5, डी है 1.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if Lx and Ly are length of shorter and longer span of two-way slab simply supported on 4 edges and Wx and Wy are loads on slab, then according to Rankine-Grosov method, A ऑप्शन है Wx/Wy is equal to Ly/Lx, B है Wx/Wy is equal to Lx/Ly, C है Wx/Wy is equal to Lx/Ly की पावर 4, D है Wx/Wy is equal to Ly/Lx की पावर 4। तो जो रैंकाइन ग्रॉसऑफ फॉर्मूला है ये हम यूज करते हैं टू वे स्लैब में जब कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन में यानी Lx एंड Ly डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन आता है यानी ΔX इज इक्वल टू ΔY, इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर UDL लोड आ रहा हो तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन आता है वो होता है 5WL⁴ 384 EI। एक्स डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू एक्स आ गई, वेट WX आ गया। इसी तरीके से Y के केस में WY Ly⁴ EI, ये सब कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो WX और WY का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आएगा, Ly/Lx की पावर 4। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। ए है बेंडिंग मोमेंट, बी है थ्रस्ट, सी है शेयर, डी है टॉर्सन। तो फ्लैट स्लैब में एक ड्रॉप पैनल होता है, एक होता है कॉलम हेड और कैपिटल। एक केस तो होता है कि यहाँ जैसे कॉलम है तो इस पोर्शन को, जो स्लैब का पोर्शन है उसको हमने थिकंड कर दिया, तो इसको तो हम बोलते हैं ड्रॉप। और अगर जो सपोर्टिंग कॉलम है उसके टॉप को हम इनलार्ज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल और कॉलम हेड। तो जो ड्रॉप है ये क्या है, पंचिंग शियर को रेजिस्ट करता है। पंचिंग शियर का मतलब जो टू वे शियर आता है उसको रेजिस्ट करता है। शियर को रेजिस्ट कर रहा है यानी जो स्लैब है उसकी शियर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है
जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कैपेसिटी आती है उसको भी ये इंक्रीज करता है। तो ये ड्रॉप का वर्क होता है फ्लैट स्लैब के केस में। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, shear। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल सेक्शन फॉर shear इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए है एट द ड्रॉप पैनल ऑफ स्लैब, बी है एट द पेरीफेरी ऑफ कॉलम, सी है डी फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ कॉलम, नेक्स्ट है D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम और कैपिटल हेड। तो देखिए जैसे ये अपने पास में ड्रॉप है तो इससे D/2, अगर ये डिस्टेंस D/2 है तो ये जो सेक्शन आता है वो क्या है, यहाँ पे ये जो अक्स सेक्शन है ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है shear के लिए। सेम इसके इस साइड भी क्या होगा, D/2 डिस्टेंस पे, D/2 पे ये जो सेक्शन आ रहा है अक्स डैश, ये क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है shear में। इसी तरीके से अगर इसमें हम कैपिटल या कॉलम हेड प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से D/2 हम देखते हैं क्रिटिकल सेक्शन shear के लिए। सेम यहाँ पर भी यहाँ से हम मेजर करेंगे D/2, यानी जो ये सेक्शन आएगा ये क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन shear के लिए होगा फ्लैट स्लैब के केस में। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्स्ड बार दैट कैन बी यूज्ड इज ए है 12 mm, बी है 10 mm, सी है 8 mm, डी है 6 mm। तो हमने देखा कि जो हम स्लैब में बार यूज कर रहे हैं और जो स्लैब की थिकनेस है उसमें जो रिलेशन होता है वह है मैक्सिमम साइज ऑफ बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे देखिए जो साइज है, थिकनेस ऑफ स्लैब हमें गिवन है 75 गिवन है 75 और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू 9 से बड़ी आएगी, 9.3 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि जो बार हम यूज कर रहे हैं उसके वैल्यू 9.3 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 9.3 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जो ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग ए है 12 mm, तो वो क्या है, इससे एक्सीड कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। बी है 10 mm, वो भी एक्सीड कर रहा है। सी है 8 mm, तो 8 mm इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिच ऑफ मेन बार इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट बी एक्सीड, ए है 3D और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर, बी है 4D और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर, सी है 5D और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर, डी है 6D और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। तो पिच का मतलब यहाँ क्या है, स्पेसिंग से ही है, पिच और स्पेसिंग एक ही चीज़ है। तो जो मेन रेनफोर्समेंट की बात करें इसके लिए जो स्पेसिंग की वैल्यू आती है वो होती है 3D और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को हम क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो उसमें श्रिंकेज स्ट्रेस आते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, जो टेम्परेचर स्ट्रेस आते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो स्पेसिंग होती है या जो पिच होती है वो होती है 5D और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए टू-वे स्लैब इन सेफ इन shear then A had to provide shear stirrups, B had to increase the flexural reinforcement by 15%, C had to increase thickness of slab, D had to increase distribution steel। स्लैब के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं स्लैब में
कभी भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। शियर रेनफोर्समेंट हम ओनली बीम में ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर किसी केस में कोई भी स्लैब है वो शियर में अनसेफ है तो उस केस में हम उसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे। थिकनेस इज इंक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट कॉर्नर ऑफ टू वे स्लैब व्हेन एंड्स आर हेल्ड डाउन। ए ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली, बी है प्रिवेंट कॉर्नर फ्रॉम लिफ्टिंग, सी है कंट्रोल क्रैकिंग एट कॉर्नर, डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो टॉर्सन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो ओनली टू वे स्लैब के केस में प्रोवाइड करवाते हैं। टू वे स्लैब है उसमें भी दो केस होते हैं, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन एंड कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो ये जो टू वे स्लैब में हम टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये हम तब प्रोवाइड करवाते हैं जब एंड्स आर हेल्ड डाउन। और इनका जो मेन रीजन होता है टॉर्सन रेनफोर्समेंट का वो होता है टू प्रिवेंट क्रैकिंग एट कॉर्नर। ध्यान रखना है कि जो टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो ऑलवेज कॉर्नर पे ही प्रोवाइड करवाते हैं। और इसका जो प्रोवाइड करवाने का रीज़न होता है मतलब क्यों हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जो कॉर्नर पे क्रैक्स जनरेट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब restraint at all edge torsional reinforcement is required। A है 0.375 of area of steel provided at mid span, B है 0.375 of area of steel provided in shorter span, C है 0.75 of area of steel provided at mid span, D है 0.50 of area of steel provided at मिड स्पान। तो जो टॉर्सन रेनफोर्समेंट हम कॉर्नर्स पे प्रोवाइड करवाते हैं इसका जो एरिया होता है वो होता है 0.75 ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट मिड स्पान। जो मिड स्पान पे स्टील प्रोवाइड करवा जाती है उसका 0.75 होता है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए टॉर्सनल रेनफोर्समेंट के केस में भी कंडीशन दी हुई होती है। एंड कंडीशंस क्या है, अभी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है यानी इसका मतलब क्या है कि दो एंड्स है मतलब इस तरीके से है कोई तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस केस में तो क्या होगा कि जो एरिया आता है वो होता है 0.75 ऑफ AST ऑफ मिड स्पान। अगर किसी केस में आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि इसका एक एज कंटिन्यूस है यानी कि इस तरीके से है ये स्लैब आगे भी एक्सटेंड हो रही है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो एरिया हम प्रोवाइड करवाते हैं इसका हाफ लेंगे यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 0.375 ऑफ AST एट मिड स्पान। अगर पूछा जाए कि दोनों एंड्स ही कंटिन्यूस है तो उस केस में अगर दोनों एंड कंटिन्यूस है तो उस केस में जो आता है टॉर्सनल रेनफोर्समेंट वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिजाइन पर्पज डिफ्लेक्शन ऑफ RC स्लैब इज लिमिटेड टू A है 0.2% ऑफ स्पान, B है 0.25% ऑफ स्पान, C है 0.4% ऑफ स्पान, D है 0.45 ऑफ स्पान। तो अगर ओवरऑल डिफ्लेक्शन के लिए हम देखें बीम एंड स्लैब के केस में जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है वो होती है स्पान टू डेप्थ इज इक्वल टू 250 या यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जो D की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में
परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी D इजिकल टू आ जाएगा L/250 इंटू 100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, 2/5 आ रहा है, यानी वैल्यू आ गई 0.4% ऑफ L, यानी 0.4% ऑफ स्पान। करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर शॉर्टर स्टोरी हाइट एंड बेटर लाइटनिंग फैसिलिटी व्हाट इज द रिकमेंडेड स्लैब फ्लोर? ए है टी बीम एंड स्लैब, बी है 2-वे स्लैब, सी है फ्लैट स्लैब, डी है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो जहाँ पर जो स्टोरी हाइट है वो कम हो और हमें बेटर लाइटनिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में हम जो स्लैब यूज़ करते हैं वो है फ्लैट स्लैब। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन, ए है ग्रिड फ्लोर, बी है फ्लैट प्लेट, सी है फ्लैट स्लैब, डी है स्लैब बीम सिस्टम। तो जो ड्रॉप पैनल है या फिर जो कॉलम हेड है या फिर कैपिटल है, तो ये सब किस में आते हैं? ये फ्लैट स्लैब के ही कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्टील इज प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब बिकॉज, ए है इट ऑक्यूपाइज लार्जर एरिया, बी है इट्स थिकनेस इज लेस, सी है इट इज़ ए मेन एलिमेंट, डी है इट इज़ ए फ्लेक्सुरल मेंबर। तो हमने देखा कि जो 1-वे स्लैब है तो उसमें क्या है, हम मेन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है जिसको हम टेम्परेचर एंड श्रिंकेज रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो वर्क है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का वो क्या है, टेम्परेचर स्ट्रेसेज, जो श्रिंकेज स्ट्रेसेज आते हैं उनको रिड्यूस करना होता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो ये हम इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि जो स्लैब का एरिया है वो लार्ज होता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, इट ऑक्यूपाइज लार्जर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब, ए है कॉज शियर क्रैक, बी है कॉज टेंशन क्रैक, सी है कॉज कंप्रेशन क्रैक, डी है डज नॉट कॉज एनी क्रैकिंग। तो कंक्रीट स्लैब में जो श्रिंकेज आते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे बीम हो या स्लैब हो, अगर श्रिंकेज आ रहे हो बीम या स्लैब में तो उसकी वजह से जो क्रैक्स जनरेट होगी वो होगी टेंशन क्रैक्स। क्योंकि जो कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, बट वो क्या है टेंशन जोन में, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है तो वो टेंशन जोन में उसमें क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये रहेगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूस आरसी स्लैब इन IS 456 1978 कोड इज बेस्ड ऑन, ए है यील्ड लाइन थ्योरी, बी है मार्कस मेथड, सी है वेस्टगार्ड मेथड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो आरसी स्लैब जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एक तो क्या होता है बेंडिंग मोमेंट एंड शियर के लिए कुछ कोफिशिएंट्स हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस स्लैब के केस में। तो जो कोफिशिएंट है उनके लिए टेबल गिवन है, तो आप इससे जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो भी आप ध्यान रख सकते हो। तो IS 456 1978 में जो वैल्यूज़ गिवन थी वो थी मार्कस मेथड के अकॉर्डिंग, और जो IS 456 2000 में जो वैल्यू है वो बेस्ड है यील्ड लाइन थ्योरी, और आपके सामने जो वैल्यू है वो किस पे बेस्ड है, यील्ड लाइन थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन ऑफ 1-वे आरसी स्लैब फॉर कंसंट्रेट लोड इज डन बाय, ए है यूजिंग पिगार्ड्स मोमेंट कोफिशिएंट, बी है टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ,
containing load. C है taking orthogonal slab strip of unit width containing load. D है any of the above. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, कि जो हम वन वे स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो जब उस पर कंसनट्रेट लोड आ रहा हो तो उस केस में हम पिगार्ड्स मोमेंट कोफिशिएंट को यूज़ करके और डिज़ाइन करते हैं वन वे स्लैब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इन ए कंटिन्यूअस आरसी स्लैब लाइव लोड शुड बी प्लेस्ड एट। ए है स्पान एडजेसेंट टू सपोर्ट प्लस अल्टरनेट स्पान। बी है ऑल द स्पान एक्सपेक्ट द स्पान एडजेसेंट टू द सपोर्ट। सी है स्पान एडजेसेंट टू सपोर्ट ओनली। डी है स्पान नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पान ऑफ सपोर्ट प्लस अल्टरनेट स्पान। तो जो मैक्सिमम होगिंग और जो मैक्सिमम सैगिंग के लिए जो लाइव लोड है वो कहाँ पुट करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसमें भी एक तो क्या होता है सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट होता है, एक होता है स्पान बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मैक्सिमम पॉजिटिव स्पान बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो इस केस में देखिए जो लाइव लोड है वो कहाँ होना चाहिए, इस तरीके से कंटिन्यूस स्लैब है तो अगर ए बी सी डी ई, तो अगर बी सी स्पान के लिए पूछा गया है मैक्सिमम पॉजिटिव स्पान बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो जो लाइव लोड है वो क्या होगा इस स्पान पर होगा, जो एडजेसेंट स्पान है उस पे नहीं होगा, उससे नेक्स्ट वाले पे में यानी अल्टरनेट स्पान पे इसकी पोजीशन होगी लाइव लोड की पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये है मैक्सिमम पॉजिटिव स्पान बेंडिंग मोमेंट। अगर इसका इन्वर्स कर दिया यानी मैक्सिमम नेगेटिव स्पान बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो उसमें क्या होगा कि जिस स्पान बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा जाता है उस पर कोई लोड नहीं होगा और उससे जो एडजेसेंट स्पान है यानी ये वाली स्पान है और ये वाली स्पान है और इससे फिर अल्टरनेट यानी इस तरीके से यहाँ भी। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या करेंगे हम, यानी BC के लिए पूछा गया है तो BC से जो एडजेसेंट स्पान है यानी ये वाली CD और इधर क्या होगी AB, इन पे होगा और यहाँ से अल्टरनेट स्पान पे लाइव लोड होगा। अगर हम बात करें सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट के लिए पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट के केस में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट आपके पास में ये कंटिन्यूस स्लैब है, इस तरीके से सपोर्ट लगे हुए हैं A B C D E। अगर B सपोर्ट के लिए पूछा जाए कि इसके लिए जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो क्या आएगा, तो उस केस में देखिए हम क्या करेंगे कि जो आइदर साइड जो आ रहे हैं उनको तो हम क्या करते हैं अनलोड कर देंगे, यानी ये वाली जो स्पान है AB एंड BC इन पे कोई लोडिंग नहीं लगाएंगे और जो लोड लगेगा वो क्या है यहाँ से इससे जो एडजेसेंट स्पान है यानी इसको F नाम दे दिया, तो AF और CD पे हम स्पान और जो लाइव लोड है उसको प्लेस करेंगे और इससे अल्टरनेट स्पान पर चलेगा। सेम अगर नेगेटिव के लिए बात की जाए मैक्सिमम नेगेटिव सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट, तो उसके लिए भी क्या है कंडीशन सेम रहेगी जैसा कि पॉजिटिव सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो अभी क्वेश्चन में हमें पूछा गया मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, यानी सैगिंग का मतलब क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए बात की जा रही है, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। तो इस केस में क्या है कि जो एडजेसेंट स्पान है उस पर तो अनलोडिंग होगी और उससे नेक्स्ट स्पान से हम क्या है लोड प्लेस करेंगे। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, स्पान नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पान ऑफ सपोर्ट प्लस अल्टरनेट स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ टॉर्सनल reinforcement provided in two-way slab at corner where
बोथ एडजेसेंट एज आर कंटिन्यूस इज ए है 3/4 ऑफ AST इन एक्स डायरेक्शन, बी है 3/4 ऑफ AST इन वाई डायरेक्शन, सी है 3/8 ऑफ AST इन एक्स डायरेक्शन, डी है 0। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि अगर वन एंड कंटिन्यूस है तो उस केस में हम जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो होता है 0.375 ऑफ AST ऑफ मिड स्पान। और अगर हम बात करें कि बोथ जहाँ पे जो कॉर्नर है वो दोनों ही क्या है, कंटिन्यूस है, उस जो कॉर्नर आ रहा है उसके दोनों ही एंड क्या है, कंटिन्यूस है, तो उस केस में हम कोई भी टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है कि दोनों ही एंड क्या है, कंटिन्यूस है, तो इस केस में टॉर्सन रेनफोर्समेंट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंडिंग मोमेंट एंड शियर कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज पर IS 456 may be used where span do not differ to the largest span by A है 15%, B है 20%, C है 10%, D है 12%। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा A, 15%। यानी जो बेंडिंग मोमेंट एंड जो शियर कोफिशिएंट मेथड हम यूज़ करते हैं वो हम तभी यूज़ करेंगे जब जो शॉर्टर स्पान और जो लॉन्गर स्पान है वो उनमें जो वेरिएशन आ रहा है वो +15% से एक्सीड नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टू-वे स्लैब ईच साइड ऑफ स्क्वायर मेश इन लेंथ शुड बी, ए है 1/5 ऑफ लॉन्गर स्पान, बी है 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पान, सी है 1/7 ऑफ लॉन्गर स्पान, डी है 1/7 ऑफ शॉर्टर स्पान। तो जो टू-वे स्लैब में जो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, यानी वो एक क्या है, स्क्वायर मेश बनाता है इस तरीके से, जिसमें क्या है बॉटम एंड टॉप दोनों साइड में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो मैश बनता है इसकी लेंथ के लिए पूछा गया है कि इसकी लेंथ है वो क्या होती है, तो वो होती है L/5 यानी 0.2 L। और यहाँ जो स्पान होगी वो होगी लॉन्गर स्पान, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टू-वे स्लैब द लिफ्टिंग ऑफ स्लैब अकर्स ड्यू टू, ए है रिजल्टेंट शियर फोर्स एट द एंड, बी है टॉर्सनल मोमेंट ऑन द स्लैब, सी है अनबैलेंस्ड मोमेंट इन द स्लैब, डी है शियर लोड एट मिड स्पान। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, कि जो टू-वे स्लैब में जो लिफ्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो स्लैब है उसमें क्या है टॉर्सनल मोमेंट अकर होता है, जिसकी वजह से क्या है स्लैब की जो टू-वे स्लैब है उसमें लिफ्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजाइन ऑफ बीम एज डीप बीम टेक्स इनटू अकाउंट, ए है लेटरल बकलिंग, बी है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, सी है नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जब हमने बीम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहाँ डीप बीम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, जिसमें क्या था कि जो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है डीप बीम के लिए वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे हम LSM और WSM में जो बीम थी उसके लिए हम क्या देख रहे थे कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, लीनियरली वेरी कर रहा था, बट इसमें जो प्लेन सेक्शन बिफोर प्लेन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग वो वाला जो अजम्पशन है वो वैलिड नहीं होता डीप बीम के केस में। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है लीनियर नहीं होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस।
Next question is, in a two-way slab, main reinforcement is provided along A है width of slab, B है length of slab, C है diagonal of slab, D है length and width of slab। तो हमने देखा था कि जो टू-वे स्लैब है उसमें जो डिफ्लेक्शन आता है, टू-वे स्लैब में जो डिफ्लेक्शन आता है वो शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान दोनों के अलोंग आता है। इसका मतलब जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे वो दोनों स्पान के अलोंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें लेंथ एंड विड्थ से डिफाइन किया है। अगर क्वेश्चन में शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान गिवन होगा तो वो भी करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वन वे स्लैब की बात की जाए तो वन वे स्लैब में हमने देखा था कि जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या होता है, शॉर्टर स्पान के अलोंग ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर स्पान। तो जो मेन रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वन वे स्लैब में वो कौन से स्पान के अलोंग होता है, अलोंग शॉर्टर स्पान, और लॉन्गर स्पान के अलोंग हम प्रोवाइड करवाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, बोथ लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू थंब रूल द थिकनेस ऑफ स्लैब शुड बी टेकन एट द रेट ऑफ ए है 3 सेंटीमीटर पर मीटर स्पान, बी है 4 सेंटीमीटर पर मीटर स्पान, सी है 5 सेंटीमीटर पर मीटर स्पान, डी है 2.5 सेंटीमीटर पर मीटर स्पान। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, 4 सेंटीमीटर पर मीटर स्पान। ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आज हमने वन वे, टू वे स्लैब, फ्लैट स्लैब, रिप्ड स्लैब से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना है वो सारे हमने सॉल्व किए हैं। इससे बाहर स्लैब का कोई और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ना ही इससे बाहर कोई और क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।